हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर सीमा मेडिकल नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट जो है फार्माकोलॉजी का वो करेंगे। फार्माकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है फार्मा प्लस लॉजी। इन दोनों का अपना अलग अलग मीनिंग है। फार्मा मीन्स होता है ड्रग, फार्मा मीन्स होता है ड्रग। लॉजी मीन्स होता है किसी चीज की स्टडी करना। लॉजी जो वर्ड है वो किसी के भी, जैसे हमारी बायोलॉजी है, जो लिविंग थिंग्स है उनकी स्टडी करना बायोलॉजी। सोशोलॉजी है, तो लॉजी वर्ड जिसके भी पीछे लग जाए उसका मतलब होता है स्टडी करना, उस चीज के बारे में स्टडी करना। यहाँ पर है फार्मालॉजी मीन्स ड्रग की जो है वो स्टडी करना, वो फार्माकोलॉजी है। ड्रग के जो इफेक्ट है उनकी स्टडी करना, हमारी बॉडी ने ड्रग में क्या चेंजेस किए हैं, ड्रग ने हमारी बॉडी में क्या चेंजेस किए हैं, उन सब की स्टडी करना, दैट इज फार्माकोलॉजी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी डेफिनेशंस कि ड्रग क्या है। फार्माकोलॉजी का मतलब तो आपने समझ लिया, लॉजी का मीन्स होता है स्टडी करना। अब समझिए कि ड्रग, ये ड्रग क्या है। ड्रग का मतलब होता है एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो यूज होता है फॉर डायग्नोसिस पर्पस, फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर्पस। कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस which are used for diagnosis purpose, for treatment and prevention। कोई भी सब्सटेंस, वो केमिकल भी हो सकता है, एनी सब्सटेंस विच आर यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर्पस। अब इन चीजों को समझे कि डायग्नोसिस जो है वो है क्या। डायग्नोसिस का मतलब होता है कोई जो पेशेंट है, जैसे वो किसी भी फिजिशियन के पास गया, उसने अपनी प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर को बताई, फिर जो डॉक्टर है वो डायग्नोस करेगा कि जो पेशेंट है उसको कौन सी प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है उसको। डायग्नोसिस डिजीज का पता लगने के बाद उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट किया जाता है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है जब डॉक्टर को पता लग जाए कि प्रॉपर इस पेशेंट को जो है ये बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए वो जो दवाइयां, जो ड्रग जो है वो चलाता है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रीटमेंट। की पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया, उसकी पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए उसने जो ड्रग, जो दवाइयां चलाई, उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्रिवेंशन बोलते हैं कि प्रिवेंशन की कैटेगरी में वो ड्रग है कि हम किसी भी बीमारी से प्रिवेंट होने के लिए पहले ही जो है कोई भी ड्रग का यूज कर लेते हैं। जैसे हमारी वैक्सीन है, वैक्सीन जो है वो हम किसी भी डिजीज से प्रिवेंट होने के लिए जो है ले लेते हैं कि डिजीज जो है हमें कहीं हो ना जाए। तो ये मैंने आपको फार्माकोलॉजी का और ड्रग का जो है मीनिंग बताया। अब हम जो हैं और भी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टर्म है फार्माकोलॉजी में, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद है एक ड्रग, एक जो डेफिनेशन है वो है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग, ऑर्फन ड्रग जो है वो किन ड्रग को बोला जाता है। ऑर्फन ड्रग कौन सी ड्रग होती है। ऑर्फन ड्रग वो ड्रग होती हैं जो रेयरली यूज होती हैं। ऑर्फन ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड रेयरली, आर दोज ड्रग
which are used rare, जो कि बहुत कम यूज होती है, उन ड्रग को एक कैटेगरी में डाला गया और उन ड्रग को नाम दिया गया कि ये ऑर्फन ड्रग हैं। मतलब ये ड्रग जो है बहुत ही कम यूज में ली जाती हैं। ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में मैं आपको बताऊं, जो इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन आए हैं वही एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, वैसे तो जो कैल्सिटोनिन है वो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उससे इसका सिक्रेशन होता है, बट जब कभी भी हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो हम इसको जो है टैबलेट के थ्रू जो मतलब इसको फिर हम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है और इसको हम लेते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट एक ड्रग है जो कि यूज की जाती है पॉइजनिंग में। किसकी पॉइजनिंग में? प्रोटामाइन सल्फेट जो है हिपेरिन की पॉइजनिंग में यूज की जाती है। हिपेरिन की जो पॉइजनिंग है वो बहुत ही रेयर होती है, इसलिए इस ड्रग को बहुत ही रेयर यूज किया जाता है, इसलिए प्रोटामाइन सल्फेट को ऑर्फन ड्रग बोला जाता है। कैल्सिटोनिन को भी जो है ऑर्फन ड्रग बोला जाता है। एक एग्जांपल और मैं आपको दूं, वो है डिजीबाइंड। डिजीबाइंड, डिजीबाइंड जो है वो डिजिटेलिस की पॉइजनिंग में यूज की जाती है। डिजिटेलिस की जो पॉइजनिंग है उसमें जो है डिजीबाइंड को यूज किया जाता है। तो कैल्सिटोनिन, प्रोटामाइन सल्फेट, डिजीबाइंड ये हमारी ऑर्फन ड्रग है। जो ड्रग बहुत ही कम यूज की जाती है वो ऑर्फन ड्रग होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं एक और डेफिनेशन, एक होता है प्रोड्रग। सिंपल ड्रग मैंने आपको बताया अब तक, प्रोड्रग बताया मैंने आपको। अब हम एक और करते हैं, वो क्या है? वो है प्रोड्रग। प्रोड्रग, प्रोड्रग अब क्या है? प्रोड्रग वो ड्रग होती हैं कि जिनमें कुछ केमिकल चेंजेस आए आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ड्रग के मेटाबॉलिज्म के बाद जब ड्रग में कुछ केमिकल चेंजेस आए वो ड्रग प्रोड्रग होती है। प्रोड्रग, तो प्रोड्रग जो है वो ड्रग होती है जिनमें मेटाबॉलिज्म के बाद जो है कुछ केमिकल चेंजेस आए। अगर हमने ड्रग है, मान लीजिए हमने ड्रग जो ली वो ली अपनी इनएक्टिव फॉर्म में थी जब हमने ड्रग को लिया, और मेटाबॉलिज्म के बाद उसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुए और वो ड्रग जो है वो अपनी एक्टिव फॉर्म में बदल गई, ऐसे ड्रग को बोला जाता है प्रोड्रग। कि आफ्टर मेटाबॉलिज्म उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आए। अब पूछ लिया जाता है कि मेटाबॉलिज्म के लिए जो है कौन सा ऑर्गन जो है वो जहां पर मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा होता है वो होता है लीवर। लीवर के अंदर एक मेटाबोलाइट ऑर्गन है लीवर। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब फार्माकोलॉजी में थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी में दो टर्म और हैं, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। पूरी जो फार्माकोलॉजी है, आप मतलब ये भी समझ सकते हैं कि पूरी जो फार्माकोलॉजी है वो इन्हीं दो चीजों में समाई हुई है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक। ड्रग के कुछ इफेक्ट जो है वो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर है, कुछ इफेक्ट जो है वो फार्माकोडायनेमिक में है, और उसी को ड्रग के इफेक्ट को ही हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी मैंने आपको बताया कि दो टर्म, एक है फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक है पहले, दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। अब ये चीजें आप समझे कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनेमिक क्या है। फार्माकोकाइनेटिक, फार्मा का मतलब मैंने आपको बताया ड्रग, काइनेटिक का मतलब जो है वो होता है मूवमेंट करना, मींस ड्रग का मूवमेंट की स्टडी।
ड्रग के मूवमेंट की स्टडी, उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में हम स्टडी करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन जो मैं आपको बताऊं, फार्माकोकाइनेटिक में जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं व्हाट द ड्रग what the body does to the drug, कि जो हमारा शरीर है, हमने दवाई ली, हमारा जो शरीर है उसने जो दवाई हमने ली है उसमें क्या क्या चेंजेस किए वो हम स्टडी करेंगे। वो सब कुछ होता है फार्माकोकाइनेटिक के अंडर। और फार्माकोडायनेमिक जो है इसका उल्टा होता है कि जो ड्रग हमने ली उसने हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस किए। ये है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग में क्या क्या चेंजेस कर रही है। और फार्माकोडायनेमिक में अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो ड्रग हमने ली वो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस कर रही है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है व्हाट द ड्रग, डी से डायनामिक और डी से ड्रग, ड्रग इसमें पहले आता है, व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, कि जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या क्या रिएक्ट करती है, क्या क्या इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी पर। और जो बॉडी इफेक्ट डालती है ड्रग पर वो फार्माकोकाइनेटिक है। फार्माकोकाइनेटिक के जो हम अंडर जो स्टडी करेंगे वो करेंगे ADME, इन चारों चीजों की हम डिटेल से जो है फार्माकोकाइनेटिक के अंडर स्टडी करेंगे। ए मीन्स होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और एक्स फॉर एक्सक्रीशन। एडीएमई है जो उसका मतलब होता है ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो ड्रग ली वो कैसे एब्जॉर्ब हुई वो सब प्रोसीजर हम इसमें स्टडी करेंगे बिल्कुल एकदम डिटेल से। डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो ड्रग है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस चैनल के द्वारा जो पूरे शरीर में जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है और उसके बाद कोई भी ड्रग जो है वो कैसे एक्सक्रीट होती है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं कि हमेशा जो ड्रग है वो मेटाबॉलिज्म के बाद मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है वो वाटर सोल्यूबल हो जाती है। और वाटर सोल्यूबल जो ड्रग है वो हमेशा किडनी के थ्रू ही जो है उनका एक्सक्रीशन होगा। तो आइए हम डिटेल में स्टडी करते हैं एडीएमई की, फार्माकोकाइनेटिक की जो है हम डिटेल में स्टडी करते हैं। एडीएमई में बताया मैंने आपको एडीएमई, एडीएमई में जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ए फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, पहले आप ये समझिए कि ये वर्ड जो है वो है क्या। एब्जॉर्प्शन का एक प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हम जो एब्जॉर्प्शन जो है किन किन ड्रग में, अलग अलग ड्रग हैं जो अलग अलग प्रोसेस से जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं, वो सारे जो प्रोसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले आप समझ लीजिए कि एब्जॉर्प्शन जो है मोटे तौर पे एब्जॉर्प्शन है क्या, होता कैसे है ये किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन। मान लीजिए आपने कोई जो टैबलेट है वो ली, टैबलेट लेने के बाद जो है वो जीआईटी में जो है वो एंटर करेगी। आपने कोई भी जो ड्रग है वो ली, लेने के बाद वो जो है यहाँ पर जीआईटी सिस्टम, हमारा जो स्टमक है उसमें एंट्री कर, एंट्री के बाद यहाँ पर
उसका जो ड्रग है उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। मीन्स वो जो ड्रग है वो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनमें टूटेगी। टूटने के बाद यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस होगा उसमें उसका डाइल्यूशन होगा, घुलेगी वो इनके साथ। और ये जो स्टमक की म्यूकोसा है यहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन होगा और यहाँ से वो यहाँ जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उसमें एंट्री करेगी। या फिर कोई ड्रग जो जीआईटी में आएगी, जीआईटी की म्यूकोसा के थ्रू जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में जो है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी। इस सारे प्रोसेस को जो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कि ड्रग यहाँ आई, उसका डिसोल्यूशन हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर उसका ब्लड सर्कुलेशन तक जाना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन ही यही है कि ड्रग जो हमने ली, ड्रग का मूवमेंट करना, जब से वो हमने ली है और उसका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन तक मूव करना, उसको ही एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगी कि एब्जॉर्प्शन यहाँ होगी या यहाँ होगी। वो डिपेंड करेगी ड्रग का जो नेचर है, उसका जो मीडियम है। आपको पता है कि हमारा जो यहाँ का मीडियम है वो एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर एक एसिडिक जो है, एक एसिड जो है वो रिलीज होता है। उसके रिलीज होने के कारण जो स्टमक है उसका मीडियम एसिड होता है, और जो हमारी इंटेस्टाइन है उनका मीडियम एल्कलाइन होता है। तो जो ड्रग, अगर जो हमने ड्रग ली, मान लीजिए हमने ड्रग ली, अगर वो एसिडिक नेचर की है तो उसका एब्जॉर्प्शन यहां से ज्यादा होगा। जो बेसिक ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ज्यादा होगा। तो इस बात से आप क्या समझे कि जो ड्रग है वो अपना सेम ही मीडियम अगर उनको मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए, वहां वो बेटर एब्जॉर्ब होंगी एज कंपेयर टू डिफरेंट मीडियम। एसिडिक ड्रग है, मान लीजिए हमने एस्प्रिन ली जो सैलिसिलिक एसिड का ही एक डेरिवेटिव है, तो एस्प्रिन आपने ली, एस्प्रिन का एब्जॉर्प्शन जो है पूछ लिया जाता है कि एसिडिक ड्रग का जो है मोर एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ से होगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन स्टमक से होगा, क्योंकि स्टमक जो है वो वहां पर जो है एसिड रिलीज होता है। तो इसी एसिडिक, ये एसिड मीडियम उसको मिल जाएगा, वो खुद भी एक एसिडिक ड्रग है, तो वहां इस मीडियम में जो है ये बेटर एब्जॉर्ब होगी और यहाँ से यहाँ पर ये मूव करेगी। इसके मूव करने के अपने प्रोसीजर हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो मैं आपको बता रही थी कि वो एब्जॉर्प्शन के जो है प्रोसीजर हैं। उसके बाद बेसिक ड्रग है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए आप, मॉर्फिन है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मॉर्फिन है, वो बेसिक नेचर की है। पूछ लिया जाता है कि बेसिक जो ड्रग का नेचर जो है वो बेसिक है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से ज्यादा होगा, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे जो इंटेस्टाइन है वहां से ज्यादा होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन जो है वो उसका अल्कलाइन मीडियम होता है। ड्रग को सेम मीडियम मिलने पर वो वहां से ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। उसका रीजन भी है, उसका रीजन क्या है, ड्रग एसिडिक है तो वो मैंने आपको बताया कि यहाँ से एब्जॉर्ब होगी। मान लीजिए ड्रग एसिडिक है और वो यहाँ पर आकर अगर एब्जॉर्ब होती है, यहाँ का मीडियम है बेसिक, मींस ड्रग जो है वो अपनी आयनाइज फॉर्म में चली जाएगी। आयनाइज फॉर्म में चले जाने के बाद हमेशा जो ड्रग है वो कम एब्जॉर्ब होगी। यही रीजन है कि अगर उसको सेम मीडियम मिल जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि वो अपनी अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी। एब्जॉर्प्शन हमेशा अनआयनाइज फॉर्म में ही ड्रग का जो है वो ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछ लिया गया है कि ड्रग है आयनाइज फॉर्म में ज्यादा एब्जॉर्ब होगी या अनआयनाइज फॉर्म में, तो ड्रग जो है अपनी जब तक अनआयनाइज फॉर्म में रहेगी ना, उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होगा। और इसका रीजन यही है कि अगर ड्रग को सेम उसका मीडियम मिल जाए, वो आयनाइज नहीं होगी और उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बेटर होगा। ये एब्जॉर्प्शन
पूरा प्रोसीजर है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि ड्रग जहां से हमने जब से ली और उसका मूवमेंट करना और उसका ब्लड सर्कुलेशन तक जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब ड्रग यहां से यहां मूव की तो उसके कई प्रोसीजर हैं। वो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस भी जाएगी, यहां से वो फिल्टर होके भी जाएगी, या फिर यहाँ पर कुछ कैरियर होंगे जिनके थ्रू वो जाएगी, जिसको बोलते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट। ये जो है प्रोसीजर है एब्जॉर्प्शन के। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करती हूँ आपके साथ। कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर जो है कौन कौन से जो एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ड्रग की ज्यादा होगी। तो एरिया स्टमक से ज्यादा जो हमारे इंटेस्टाइन है उनका ज्यादा होता है। तो इंटेस्टाइन से मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन से ही जो है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद है जो ड्रग है, ड्रग कौन सी फॉर्म में है, मीन्स ड्रग सॉलिड फॉर्म में है अपनी या लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। अगर जो सॉलिड फॉर्म में, मान लीजिए कोई टैबलेट आपने ली, टैबलेट मैंने आपको बताया कि वो जीआईटी सिस्टम में जाएगी, जीआईटी यहाँ पर उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, उसके बाद वो डिसॉल्व होगी। लेकिन मान लीजिए अगर ड्रग जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, उसको आपने लिया तो उसका डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें, उसका डायरेक्ट डिसोल्यूशन होगा, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ड्रग जो अपनी सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगी उसका एब्जॉर्प्शन और थोड़ा जो है जल्दी होगा उसका एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एक फैक्टर और है, एक है परफ्यूजन साइड बोलते हैं। परफ्यूजन परफ्यूजन का मतलब समझे पहले आप, परफ्यूजन है क्या। परफ्यूजन वर्ड यूज होता है कि जो ब्लड की जो जहां पर अच्छा ब्लड हो, फ्लो करता हो, ज्यादा ब्लड फ्लो करता हो, उस साइड को परफ्यूजन साइड बोलते हैं। जैसे कि आपने कोई जो इंजेक्शन है वो लिया इंट्राडर्मली, वही इंजेक्शन अगर आप आईवी देते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है उस ड्रग का, जो आपने जो ड्रग है वो आईवी ली, उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होगा क्योंकि वो डायरेक्ट ब्लड का जो प्रॉपर सर्कुलेशन है वहां पर एंट्री करेगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वहां से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इंट्राडर्मल या सबक्यूटेनियस रूट। तो ये परफ्यूजन का है, सोलिबिलिटी का बताया मैंने आपको, एरिया का बताया। उसके बाद एक लास्ट फैक्टर और है, ड्रग का जो डिसइंटीग्रेशन है, इफेक्ट है, और उसका डिसोल्यूशन। मीन्स जब भी हम कोई भी जैसे हम टैबलेट जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उनके टेस्ट होते हैं, जैसे उनका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, डिसोल्यूशन टेस्ट है। वो किस लिए होता है, उस ड्रग के पास होने से पहले उनके ये जो टेस्ट है वो किस लिए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि अगर ड्रग जो है वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं होगी, यहाँ पर इस जीआईटी सिस्टम में डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा, और डिसोल्यूशन नहीं होगा तो कभी भी ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब तक ड्रग जो है वो डिसोल्व नहीं होगी उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन किसी भी ड्रग का प्रॉपर होना वो भी एब्जॉर्प्शन को जो है इफेक्ट करता है, क्योंकि जब तक ड्रग जो है डिसइंटीग्रेशन उसका नहीं होगा, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, तब तक वो डिसोल्व नहीं होगी, और कोई भी ड्रग जब तक डिसोल्व नहीं होगी तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को जो है अफेक्ट करता है। अब हम एब्जॉर्प्शन जो है हमारी बॉडी में किन किन प्रोसेस से होता है उनको एक बार जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पासिव डिफ्यूजन। पासिव डिफ्यूजन से ही जिस मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो इसी प्रोसेस से जो है एब्जॉर्ब होती है। पासिव डिफ्यूजन, अब आप ये चीज समझिए कि पासिव डिफ्यूजन जो है वो है क्या। मैंने आपको बताया था, आपने ड्रग ली और वो जीआईटी जो सिस्टम है
उसमें गई, उसके बाद वो ड्रग जो है इंटेस्टाइन में गई। यहाँ ड्रग जो है वो डिसइंटीग्रेट होती है, उसके बाद वो डिसोल्व होती है और यहाँ म्यूकोसा के थ्रू वो है जो ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करेगी। ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करेगी, उसके बाद ही तो ब्लड जो है उसको पूरी बॉडी में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो एब्जॉर्प्शन के बाद ही उसका ब्लड के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अलग अलग जो ऑर्गन है उन पर वो जाके वहां तक पहुंचेगी ब्लड। तो जो पासिव डिफ्यूजन है, यहाँ से ड्रग जो है यहाँ उसका डिसोल्यूशन होगा, मींस ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो इस एरिया में ज्यादा होगी। इस एरिया में ड्रग की कंसंट्रेशन वो है ही नहीं, तो ड्रग जो है यहाँ से कुछ ड्रग का नेचर है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करेंगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पासिव डिफ्यूजन। मोस्ट ऑफ द ड्रग मैंने आपको बताया कि पासिव डिफ्यूजन प्रोसेस से ही जो है एब्जॉर्ब होती हैं। पासिव डिफ्यूजन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका ड्रग का डिसोल्यूशन होने के बाद ड्रग की टेंडेंसी है कि वो हायर कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी ड्रग की, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूव करेगी, ये जो स्टोमक की म्यूकोसा है इसके द्वारा। तो पासिव डिफ्यूजन में आपने क्या देखा कि ड्रग इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी हमेशा पासिव डिफ्यूजन में। और इसमें क्या है, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, ये एक सिंपल प्रोसीजर है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पासिव डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं है, तो पासिव डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ड्रग की टेंडेंसी जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाने की होती है और वो यहाँ से यहाँ जो ब्लड सर्कुलेशन में मूव कर जाती है, ये होता है पासिव डिफ्यूजन। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो एब्जॉर्प्शन के किस प्रोसेस से जो है एब्जॉर्ब होती है, तो पासिव डिफ्यूजन के द्वारा जब मोस्ट ऑफ द ड्रग है वो डिफ्यूज होती है। उसके बाद इसका जो दूसरा जो प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। इसका दूसरा जो प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन, मींस ड्रग जो है वो फिल्ट्रेट होके और जब ब्लड सर्कुलेशन में गई, आपने ड्रग ली, जीआईटी में गई, वो अपने जीआईटी सिस्टम में गई। ड्रग का जो है आपको पता है, जैसे सेल है, सेल मैंने आपको बताया कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी जो बॉडी है उसकी। तो जो सेल की ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं और इन्हीं पोर के थ्रू जो ड्रग है वो छन कर सेल के अंदर तक जाती है। सेल यहाँ भी प्रेजेंट है, सेल यहाँ भी प्रेजेंट है, तो सेल से ही सारा सिस्टम जो है वो बना हुआ है। तो ड्रग जो है सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर जो है उसने एंट्री की और यहाँ से इसकी मेम्ब्रेन के ये जो पोर है इनमें से छनकर सेल के अंदर गई। इन सेल से इस सेल तक, सेल के अंदर तक जाना फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सेल की पोर के थ्रू जाना उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या है कि जो ड्रग जिनका मोलिकुलर वेट 100 डाल्टन से कम होता है ना, डाल्टन जो है वो मोलिकुलर वेट की जो है यूनिट है, कम होता है, वही ड्रग जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो है एब्जॉर्ब होती है। अगर ज्यादा है तो उनका जो है एब्जॉर्प्शन इस प्रोसेस के थ्रू नहीं होगा। उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस है वो है थ्रू कैरियर ट्रांसपोर्ट। कैरियर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि वो किसी चीज का सहारा लेके या किसी चीज के साथ चिपक के और जब उनका जो है एब्जॉर्प्शन हो उसको बोलते हैं कैरियर ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन। कैरियर ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक एब्जॉर्प्शन का एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नाम से ही पता लग रहा है एक्टिव मीन्स इसमें ज्यादा जो है
काम करना पड़ेगा, तो एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होगी। तो एब्जॉर्प्शन का एक ऐसा सिंगल प्रोसीजर है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें जो ड्रग है, इस प्रोसीजर में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, आप ये समझ लीजिए। ड्रग यहाँ गई हमारे सिस्टम में, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक ड्रग होती है, कुछ टाइप की ड्रग जो सेल की मेम्ब्रेन से जो है फिल्टर होकर अंदर आएंगी, क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन है उसमें पोर है, उनके द्वारा वो छनेगी और फिर अंदर जाएगी, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। एक और मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेल की मेम्ब्रेन है, इसमें प्रोटीन के जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेल की मेम्ब्रेन में प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। कुछ ड्रग की टेंडेंसी है कि वो जो ये मॉलिक्यूल है, इनके ऊपर ड्रग के मॉलिक्यूल जो है वो आकर बाइंड होंगे, उसके बाद वो अंदर तक एंट्री करेंगे। तो इस प्रोटीन के द्वारा जो है ड्रग का इसके साथ चिपक कर वो सेल के अंदर गए, तो किसी के थ्रू जो है उनका एब्जॉर्प्शन हुआ, तो ये कैरियर है, इसलिए इनको बोला जाता है कैरियर ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कि प्रोटीन जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स है वो बाइंड हुए और वो सेल के अंदर तक गए, उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो हुआ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, इसमें एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें जो ड्रग है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूव करेगी। एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए आप, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर तक जाते हैं, तो आपको ज्यादा एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है। तो इसमें जो ड्रग है वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी, इसलिए उसको एनर्जी की जरूरत होगी, इसलिए यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पासिव जो डिफ्यूजन है, इसमें ड्रग जो है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। मीन्स ऊपर से अगर हम नीचे उतरेंगे तब हमें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इसका जो दूसरा कैरियर, तो जो कैरियर ट्रांसपोर्ट है उसका ही पहला पार्ट तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा जो पार्ट है इसका वो है फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट भी जो है पासिव डिफ्यूजन की तरह ही सेम है, कि इसमें ड्रग जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, और इसमें प्रोसेस में ही जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद एक पार्ट और है जिसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अब आप ये चीज समझे कि पिनोसाइटोसिस है क्या। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है, जैसे ड्रग जो है हमने ली, जीआईटी सिस्टम में वो डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसका डिसोल्यूशन हुआ, उसके बाद ड्रग जो है यहाँ म्यूकोसा तक आई। म्यूकोसा में आने के बाद वो वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और ये वेसिकल जो है ये मूव कर गए ब्लड सर्कुलेशन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। मींस ड्रग का जो है एब्जॉर्प्शन होना वेसिकल की फॉर्म में। ड्रग इस म्यूकोसा से यहाँ, अगर यहाँ ड्रग आई तो इसने ये वेसिकल बना लिए, और ये वेसिकल ब्लड सर्कुलेशन में मूव कर गए। ब्लड सर्कुलेशन में मूव करते ही उनका एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्रग का हो गया, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ये जो तो ये पिनोसाइटोसिस मैंने आपको जो है वो बता दिया है। पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा जो है, जो ब्लड के बिग मॉलिक्यूल है ना, उनका एब्जॉर्प्शन होगा पिनोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस में है जो ड्रग जो है वो वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वेसिकल जो है वो मूव करेंगे ब्लड सर्कुलेशन में, तो इसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं कि पिनोसाइटोसिस होता है, एक होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है?
ये हमारी फार्माकोलॉजी में ये वर्ड जो है आगे यूज होंगे, इसलिए मैं इनका मीनिंग आपको बता रही हूँ। फैगोसाइटोसिस होता है किसी भी लिक्विड का जो सॉलिड का निगलना। जैसे हम रोटी जो है वो चबाते हैं, रोटी फिर टूट जाती है तो उसको निगलना मीन्स किसी भी सॉलिड चीज को निगलना, उस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस होता है कि किसी भी लिक्विड को निगलना। इसमें क्या है, सॉलिड जो है वो वेसिकल के फॉर्म में हो जाता है, उसके छोटे छोटे जो है पार्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड किसी भी चीज को निगलना वेसिकल की फॉर्म में, उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस होता है किसी भी लिक्विड को हम ले रहे हैं, वो लिक्विड जो है वो उसका जो उसको निगलना वेसिकल की फॉर्म में। जैसे मैंने आपको पिनोसाइटोसिस के बारे में यही तो बताया है कि पिनोसाइटोसिस में जैसे ड्रग जो है वो जीआईटी सिस्टम में आएगी, यहाँ डिसोल्यूशन होने के बाद वो अपनी लिक्विड स्टेट में ही तो चली जाएगी। लिक्विड स्टेट में जाने के बाद यहाँ से जो म्यूकोसा है, इसमें इसके थ्रू जो है ये वेसिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वेसिकल फॉर्म से ये ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी। तो किसी भी लिक्विड जो चीज है उसका वेसिकल फॉर्म में आना, उस प्रोसेस को पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं हम जब सॉलिड को निगलते हैं। और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है जब हम किसी लिक्विड को निगलते हैं, तो वहां पिनोसाइटोसिस वर्ड का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस किया। कल हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे आगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।